नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है वो चाहे एसएसटी के स्टूडेंट हो चाहे साइंस के स्टूडेंट, यह सभी के लिए उपयोगी है। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। अर्थबोधन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या इनमें से कोई नहीं। जो माध्यमिक स्तर है उस पर गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि काम में ली जाती है। गद्य की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। जो गद्य की विधा है उसकी प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि या इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की कौन सी है? स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण में क्या होता है? जो अध्यापक क्या करता है, जो कठिन शब्द होते हैं उनका स्पष्टीकरण करते हुए उनका अर्थ बताता है। तो गद्य की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? स्पष्टीकरण विधि है। एक श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण कर लेता है ताकि अन्य परीक्षणों में समय खराब नहीं हो। यह कथन है, यानी एक ये कथन दिया गया है कि एक शिक्षक वह है कि सबसे पहले क्या कर ले? उपचारात्मक शिक्षण। तो यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है? यह शिक्षक के विवेक पर निर्भर है या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद क्या होता है? निदानात्मक। उसके बाद क्या होता है? निदानात्मक। और सबसे जो अंत में होता है वो क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। सबसे अंत में क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। जो एक अध्यापक है वो सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण थोड़ी ना करेगा। सबसे पहले क्या होगा? उपलब्धि, बाद में निदानात्मक और सबसे लास्ट में जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। सबसे पहले ये नहीं होगा, तो ये कथन क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। जो आगमन विधि है वो किसकी है? साहित्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में या इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में। जो आगमन विधि है, निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों, तो ये विधियां किसकी है? व्याकरण शिक्षण की है। आगमन विधि में सबसे पहले क्या बताया जाता है? उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में क्या है? नियमों की व्याख्या की जाती है। अच्छे मूल्यांकन की नेक्स्ट है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मक या नकारात्मक। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? नकारात्मकता नहीं है। तो विश्वसनीय भी होता है, निदानात्मक भी होता है, ये इसके क्या है? विशेषताएं हैं। जो नकारात्मकता है वो इसकी विशेषता नहीं है। एक बालक को बिना किसी लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वह है, यानी एक बालक को क्या है? हमें पढ़ना सिखाना है लेकिन किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करना। श्रुति लेखन विधि, पर्यवेक्षित विधि, समरण भाष्य विधि या अभिकर्मित विधि। तो इसके लिए कौन सी विधि है? समरण भाष्य विधि प्रयोग में ली जाती है। बालक को बिना किसी संसाधन के हम उसको बोलना सिखाएंगे, उसको पढ़ना सिखाएंगे, तो किसकी? समरण भाष्य विधि। उसके स्मरण से, यानी वो क्या करेगा? याद करके उनका प्रयोग करेगा। प्रत्यक्ष विधि का विकास किस देश में हुआ था? यानी जो प्रत्यक्ष विधि है उसका विकास किस देश में हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में या यूरोप में? जो प्रत्यक्ष विधि है उसका विकास कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और कब हुआ था? 1901 में। प्रत्यक्ष विधि का काम हुआ था फ्रांस में और कब हुआ था? 1901 में। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? वस्तु को सामने दिखाया जाता है कि भाई हाँ प्रत्यक्ष, हम उसका क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। अब नेक्स्ट है, सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था?
रेखीय विक्रमित हो गया, सांख्यिक हो गया, गणितीय विक्रमित अनुदेशन हो गया। तो ये सांख्यिक विक्रमित अनुदेशन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, नॉर्मन क्राउंडर, गिलबर्ट या लॉरेंस ने। जो सांख्यिक विक्रमित अनुदेशन है वो किसने दिया था? नॉर्मन क्राउंडर ने दिया था। और जो स्किनर ने क्या दिया था? रेखीय विक्रमित अनुदेशन। स्किनर ने क्या दिया था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। अब जो नॉर्मन क्राउंडर ने क्या दिया था? सांख्यिक विक्रमित अनुदेशन दिया था। और स्किनर ने रेखीय, तो स्किनर ने जिसमें रेखीय विक्रमित अनुदेशन दिया था उसमें क्या था? मूल्यांकन का अभाव था। तो इस मूल्यांकन की विशेषता जो सांख्यिक विक्रमित है इसमें नॉर्मन क्राउंडर ने इसमें पैदा की थी कि इसमें मूल्यांकन पर बल दिया गया था। वो जो स्किनर का विक्रमित अनुदेशन था उसमें क्या है? मूल्यांकन उसमें गौण था, यानी मूल्यांकन का उसमें पक्ष नहीं था। अब सांख्यिक किसने दिया था? गिलबर्ट ने। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आगमन विधि का गुण नहीं है। जो व्याकरण शिक्षण की विधि है कौन सी? आगमन विधि का गुण क्या नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, बालकों में तर्क व चिंतन का विकास करती है, समय कम खर्च होता है। तो इसका गुण कौन सा नहीं है? ये इसका दोष है। इसमें क्या है? समय अधिक खर्च होता है। समय क्या है? अधिक खर्च होता है। बाकी क्या है? जो आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे क्या होता है? स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और बालकों में तर्क व चिंतन का विकास भी करती है। और लेकिन जो ये आगमन विधि है उसमें क्या है? समय अधिक खर्च होता है, न कि कम। क्योंकि इसमें क्या है? पहले क्या बताए जाते हैं? उदाहरण बताए जाते हैं। तो क्या है? बालकों को उदाहरणों की खोज करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है? समय अधिक खर्च होता है। बाकी सब ये तीनों क्या है? इसके गुण है। अब नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? अब व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? वाटसन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो किसने दी? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी। ये क्या थे? दक्षिणी भारत के थे। कहाँ के थे? दक्षिणी भारत के थे। और इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण अनुवाद में इसका उपयोग किया था। बाद में फ्रांस, जर्मनी सब में इसका प्रयोग होने लगा। और इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले इन्होंने किया था। तो इनके नाम पर इस विधि का नाम रखा गया रामकृष्ण गोपाल भंडारकर विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ध्वन्यात्मक विधि का जनक कौन है? माइकल सेमर, जॉन डेवी या वॉटसन। और ध्वन्यात्मक विधि है उसका जनक कौन है? माइकल सेमर। और ध्वन्यात्मक विधि में क्या होता है? जो बालकों को जैसे ध्वनि के अनुसार, जैसे करम, नरम, शरम, ये क्या है? एक ध्वनि वाले शब्द एक साथ में सिखाए जाते हैं। जैसे नाम हो गया, काम, तो ये ध्वन्यात्मक विधि में सिखाए जाते हैं। और ध्वन्यात्मक विधि का जनक कौन है? माइकल सेमर। अब नेक्स्ट है, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण, यानी जो बच्चा है उसमें भाषा सीखने के लिए कौन सा उपागम आवश्यक है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपयुक्त सभी। तो इसके लिए कौन से है? ये सभी उसके लिए उपयोगी है। जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा से क्या होता है? उसमें भाषा का जन्म कभी, हाँ मैं भी ऐसे सीखूं। अनुकरण से और अभ्यास से वो बार बार क्या है? भाषा का उसकी क्या है? प्रगति होगी। तो एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण क्या है? उसमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए, अनुकरण और अभ्यास भी होना चाहिए। तो ये सभी इसके लिए आवश्यक है। वर्तमान में सरकारी विद्यालय की कक्षा 3 का बालक भी अंग्रेजी पढ़ता है। यह विचार किसकी देन है? जो वर्तमान में सरकारी स्कूल है उसमें कक्षा 3 से क्या है? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो यह किसकी देन है? आरटीई 2009, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009। तो यह किसकी देन है? एनसीएफ 2005 की देन है। जो एनसीएफ 2005 था उसमें क्या था कि बच्चों को क्या है? पहले क्या था? कक्षा 6 से अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी सरकारी स्कूल में। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है इसके बाद कौन सी कक्षा से सिखाई जाने लगी? तीसरी कक्षा से सिखाई जाने लगी।
एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेम 2005। और जो अभी रीट का नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें एनसीएफ 2005 भी दिया गया है। मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय है। मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय क्या है? परीक्षण करना, जांच करना, परखना या निर्णय लेना। मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय क्या होता है? निर्णय लेना, न कि परीक्षण जांच, लेकिन मूल्यांकन का मूल्य धन अंकन, तो इसका मतलब क्या है? निर्णय लेना। बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं है? जो बीएस ब्लूम है उनके अनुसार मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल नहीं है? ज्ञान को देखना, अवबोध को देखना, बालक के क्रियात्मक रूप को देखना और बालक के कौशलात्मक रूप को देखना। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? बालक के कौशलात्मक रूप को देखना शामिल नहीं है। ज्ञान को देखना, अवबोध को देखना और बालक के क्रियात्मक रूप को देखना, ये तीनों पक्ष इसमें क्या है? शामिल है। आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? आदर्श प्रश्न पत्र, जब हम प्रश्न पत्र का जब स्कूल में क्या है जब निर्माण करते हैं, जब बीएड की थी तो बनाया था ना आदर्श प्रश्न पत्र, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक की व्यू रचना, शिक्षण के उपागम, मूल्यांकन के उपागम या नील पत्र। नील पत्र को क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट बोला जाता है। नील पत्र को क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? नील पत्र का निर्माण आवश्यक है। जो नील पत्र का हम निर्माण करेंगे तो उसमें क्या है? उसके उद्देश्य दिए जाएंगे कि, और उसके जो प्रश्नों का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ है, लघुत्रात्मक है, अति लघुत्रात्मक है, तो पहले उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? नील पत्र महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। अब जो एनसीएफ 2005 है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? रटत शिक्षा से मुक्ति, बाह्य सामाजिक वातावरण की शिक्षा का समावेशीकरण, परीक्षा व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाना या करना, प्रारंभिक कक्षाओं में बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ाना। जो एनसीएफ 2005 है उसका उद्देश्य क्या नहीं है कि परीक्षा व्यवस्था को कठोर नहीं बल्कि क्या बनाना है? लचीला बनाना है। इन्होंने क्या कहा था कि खुली किताब वाली जो परीक्षा है वो करवानी है, तो परीक्षा को क्या है? कठोर नहीं बनाना है बल्कि क्या बनाना है? लचीला बनाना है। अब एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता है, अभी पहले मैंने बताई है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम, आप, ये कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके तीन भेद होते हैं। कौन सा? एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब तू, तुम, आप किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। किस में आते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। और मैं, मेरा, ये क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक। और अन्य में ये, वे, ये किस में आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, वह स्वतः समझ जाएगा। अब किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो किस में नहीं है? कि किन किन का नाम सूची में नहीं आया। इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है। वह अपने आप, अपना काम स्वयं करता हूं, वह स्वतः, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निम्न में से कालबोधक विशेषण कौन सा है? अब इसमें कालबोधक विशेषण कौन सा है? गिल्ला, पुराना, भला या पतला। तो कालबोधक कौन सा है? नया हो गया, पुराना हो गया, तो क्या पता चलता है? काल का पता चलता है। अब ये पुराना है वो क्या है? कालबोधक विशेषण है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? अब इसमें से किस क्रम में क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है।
बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं। उस वृक्ष को मत काटो। तो इसमें गुणवाचक कौन सा है कि बच्चे की जो त्वचा है वो कैसी है, मुलायम है। तो मुलायम इसका क्या हो गया, गुण हो गया। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। अब निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, हंसना, रोना, लिखना या उठना। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, इसमें लिखना जो क्रिया है वो सकर्मक है, और हंसना, रोना, उठना ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। जो क्रियाएं स्वाभाविक होती है जैसे सोना, उठना, बैठना, ये क्या होती है, अकर्मक। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे ये लिख रहा है तो कर्म कर रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह दौड़कर चलता है। क्या है कि वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, रूढ़ क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो पहले तो क्या किया उसने, दौड़ा, उसके बाद वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, अध्यापक बच्चों को क्या कह रहे हैं कि आप पढ़ो, तो वो क्या होगी, हम जब दूसरे से कोई काम करवाते हैं तब कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब वह पहले तो दौड़ता है फिर चलता है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। दही बड़ा